नवंबर 1974 न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी दुनिया की नजरें स्टेज पर थमी हुई थी। हिस्ट्री में पहली बार फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूएन में बोलने का मौका मिल रहा था। माहौल में घना टेंशन था। जिसे वेस्ट अब तक एक आतंकवादी कहता था, वो नुमाइंदा बनकर सामने खड़ा था, एक ऐसे मुल्क का जो नक्शों पर मौजूद ही नहीं था। न जमीन न सरहद, बस एक आवाज। दरवाजा खुला, वो शख्स हाल में आया, बाकी लीडर से बिल्कुल अलग। ना सूट ना टाई, उसने पहना था मिलिट्री यूनिफॉर्म, सर पर मशहूर काला सफेद कैफिया, कदमों में यकीन, आंखों में जुनून। कैमरास तेजी से घूमने लगे, रिपोर्टर्स की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगी, फ्लैशेज उनके चेहरे पर पड़ते रहे। हर फ्लैश एक सवाल पूछ रहा था, कौन है ये शख्स जो हमारे व्यूज को चैलेंज करने आया है। वो माइक तक पहुंचे और अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. हाल में एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज उठी और दुनिया ने देखा कि एक आवाज ने किस तरह नैरेटिव बदल दिया। ये थे यासिर अराफात, एक नाम, एक सिंबल, लेकिन असल कहानी सिर्फ एक स्पीच तक सीमित नहीं थी। जैतून की शाख शांति की निशानी थी, लेकिन अराफात के हाथ की बंदूक उस आज़ादी की जिद थी जो फलस्तीनियों का हक थी। उस दिन यूएन में सिर्फ एक लीडर नहीं, पूरी कौम अपना हक मांग रही थी। आधी दुनिया जो पीएलओ को आतंकी ग्रुप समझती थी, आज वही उनसे बातचीत को राजी थी। हालांकि अराफात के पास कोई रियासत नहीं थी, लेकिन इस स्पीच के बाद उन्हें एक लीडर की तरह देखा गया। फलस्तीन से हमदर्दी रखने वाले मुल्कों ने इसे एक जीत के तौर पर देखा। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने इसका सख्त विरोध किया और बोला यूएन में अब टेररिज्म के लिए जगह बन चुकी है। लेकिन इस स्पीच के तुरंत बाद पीएलओ को यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी, नॉन अरब देशों में इंडिया सबसे पहला मुल्क था जिसने पीएलओ को तस्लीम किया। इंडिया हमेशा से फलस्तीनी कॉज को सही मानता था। इंदिरा गांधी ने उसी रिवायात को आगे बढ़ाया और पीएलओ को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी। 1980 में तो बाकायदा पीएलओ की एम्बेसी तक खुल गई। पीएलओ की हैसियत इंडिया में पूरी तरह कानूनी हो गई। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने पीएलओ को मिलिट्री ट्रेनिंग तक दी, जो आज हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये रिश्ता सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं था। इंदिरा गांधी और यासिर अराफात गहरे दोस्त थे। अराफात उन्हें मेरी बड़ी बहन कहकर बुलाते थे। इंदिरा गांधी के दौर में अराफात ने कई बार इंडिया का दौरा किया। दोस्ती का ये मुकाम था कि जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की खबर मिली तो अराफात तुरंत जनाजे में शामिल होने इंडिया आए। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया उनकी आंखों में आंसू थे। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद भी इंडिया का रिश्ता पीएलओ से वैसा ही रहा और 1992 में यासिर अराफात को इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस से सम्मानित किया गया। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। यासिर अराफात की पैदाइश अगस्त 1929 में इजिप्ट के शहर कायरो में हुई। उनके पिता अब्दुल रऊफ अल हुसैनी गाजा सिटी के रहने वाले थे और कायरो में कपड़ों का बिजनेस करते थे। और उनकी माँ ज़ोहा अबुल सऊद जेरूसलम के जाने माने खानदान से ताल्लुक रखती। अराफात का बचपन आसान नहीं था। वो सिर्फ 4 साल के थे जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया। इसलिए कुछ वक्त के लिए उनके पिता ने उन्हें और उनके भाई फतही को जेरूसलम नानी और मामू के पास भेज दिया। जेरूसलम जाकर उन्होंने अपनों की बेबसी और गैरों के जुल्म को सामने से देखा। उस वक्त यहूदी वेस्टर्न मुल्कों से आकर फलस्तीन में बस रहे थे और फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। वो फलस्तीनी जो खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे, उनके लिए आवाज उठाना तक मुश्किल था। उनके पास ना कोई हथियार था, ना कोई लीडर, और बाकी अरब देशों के किंग्स अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर अपनी अपनी सरकार बनाने में बिजी थे। अगर फलस्तीनी आवाज उठाते तो उन्हें दबाने के लिए 2 ग्रुप्स पहले से मौजूद थे। एक इंग्लिश आर्मी जो यहूदियों के इस नाजायज कब्जे में उनका साथ दे रही थी। दूसरा ग्रुप उन यहूदियों का था जो वर्ल्ड वार लड़कर आए थे। उनके पास वार का पूरा एक्सपीरियंस था। उनमें से तो कई वार क्राइम के मुजरिम भी थे। लेकिन यहूदी होने का मतलब था हर क्राइम से इम्यूनिटी। जैसा चाहते वो जुल्म करते, जमीन छीनते, और फलस्तीनी बेचारे अपनी जमीन, घरों और शहरों को बचाने में मारे जाते। इन सब चीजों ने बच्चे अराफात के अंदर लावा बनाना शुरू कर दिया। एक ऐसा लावा जो इजराइल के बनने से पहले ही इजराइल को खत्म कर देना चाहता था। खैर 1937 में वो फिर से कायरो आए ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। लेकिन अब उनका इरादा सिर्फ पढ़ाई पूरी करना नहीं था, बल्कि उनका इरादा अब एक ऐसा मूवमेंट शुरू करना था जो जायनिस्टों के खिलाफ काम करे। यही वजह है कि कायरो यूनिवर्सिटी, जहाँ वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जाते ही वो फलस्तीन स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। उनके जहन में ये बात साफ थी, उन्हें अपने मुल्क और लोगों के लिए काम करना है। और
और जल्द ही वो इजिप्शियन आर्मी के साथ मिलकर सुएज कनाल के इलाके में इंग्लिश आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला हमलों में शामिल होने लगे। सुएज कनाल यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड का वो अहम रास्ता है। इस कनाल से हर साल जबरदस्त प्रॉफिट आता है, लेकिन ये पैसा इजिप्ट को नहीं अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी की जेब में जाता था। इजिप्शियन अपने इसी हक के लिए लड़ रहे थे और यहीं से अरफात की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसमें हक की आवाज उठाना, हक के लिए जंग करना और अपनी जान पर खेल जाना शामिल था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक ठेकेदार के तौर पर काम करने कुवैत गए, लेकिन आज़ादी की मुहिम का काम नहीं रुका। वो बराबर इसी कोशिश में लगे रहे कि कुवैत में रहते हुए वो किस तरह से फलस्तीन के लिए कुछ कर सकते हैं। नतीजा ये निकला कि वो सीक्रेट तरीके से उन फलस्तीनियों से मुलाकात करने लगे जिनको मुल्क बदर किया जा चुका था, जिनमें खलील अल-वाजिद, जिनको अबू जिहाद भी कहा जाता था, और अबू अय्याज शामिल थे। और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर उन्होंने 1959 में अल-फतेह की बुनियाद रखी। अल-फतेह की सोच साफ थी, फलस्तीन की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ हथियारों से मुमकिन है, बगैर जंग के अमन की कोई गुंजाइश ही नहीं। उन्होंने 1964-65 के बीच इसराइल के खिलाफ गोरिल्ला ऑपरेशन शुरू कर दिए। सबसे पहला ऑपरेशन 1 जनवरी 1965 को हुआ, ऑपरेशन अल-शिफा। टारगेट था इसराइल का वाटर कैरियर प्रोजेक्ट उड़ा देना। मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि एक नई फलस्तीनी ताकत जाग चुकी है। कुछ ही सालों में उनके दूसरे ऑपरेशन ने भी इजरायली चौकियों, पाइपलाइंस और सप्लाई रूट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हर ऑपरेशन छोटे स्केल पर होता, मगर हर बार उससे एक बड़ा मैसेज जाता। उनके कैंप्स जॉर्डन के पहाड़ियों, सीरिया के बॉर्डर इलाकों और लेबनान के जंगलों में फैल गए। लाखों बेघर फलस्तीनियों के लिए अरफात ने स्कूल, हॉस्पिटल बनाए और इंसाफ के लिए कोर्ट सिस्टम भी कायम किया। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने सारे अलग अलग फलस्तीनी फाइटर्स ग्रुप को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इन्हीं सब वजहों से वो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करने लगे। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि एक लीडर की तरह देखने लगे। अरब दुनिया में बड़ा बदलाव तब आता है जब इजिप्ट के जमाल नासिर ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से सुएज कनाल पर जंग करने का फैसला किया और जंग जीतकर सुएज कनाल को नेशनलाइज भी कर लिया। ये एक ऐसा कारनामा था जो अरब दुनिया में किसी और से मुमकिन ही नहीं था। जमाल नासिर के इस कारनामे के बाद न सिर्फ अरब दुनिया बल्कि यासिर अरफात के भी हीरो बन गए। अरफात ने जब देखा तो उन्हें उम्मीद की झलक दिखाई दी। उन्होंने इसी तरह सोचना शुरू किया, अगर नासिर सुएज कनाल को नेशनलाइज कर सकते हैं तो वो भी बाकी लोगों के साथ मिलकर फलस्तीन को जायनिस्टों के पंजों से आज़ादी दिलवा सकते हैं। बाकी लोगों का साथ तब मुमकिन भी था, क्योंकि उस वक्त की अरब दुनिया आज से काफी अलग थी। अरबों में नेशनलिज्म का बोलबाला था। सऊदी, इजिप्ट, इराक सब कौम परस्ती में थे। वो फलस्तीन को अपना मामला समझते थे और उसके लिए कोशिश भी करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए जंग भी की, हालांकि उन जंगों से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। अल-फतेह के लोगों ने और यासिर अरफात ने देख लिया था कि अरब वर्ल्ड का जो ये नेशनलिज्म है वो हमेशा नहीं रहेगा और वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि उनको आज़ादी दिला पाए। यूं उन्होंने नारा दिया कि फलस्तीन को आज़ादी फलस्तीनी खून ही दिलवा सकता है। इसी बीच अरब वर्ल्ड और इजराइल में जंग छिड़ गई। अरबों का ये हमला उनकी गैरत की वजह से था। वो अपनी जमीन पर किसी और को हुक्मरान नहीं देख सकते थे। इजरायली टैंक गोलान की पहाड़ियों, गाजा और सहराए सीना में घूम रहे थे। उनसे निकलने वाले गोले फलस्तीन की उम्मीद के चिराग को और मध्यम करते जा रहे थे। अरब फौज पूरी तरह से हार चुकी थी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने ये जंग शुरू ही क्यों की, और इजराइल में जश्न का माहौल था। इजरायलियों ने अपने दुश्मन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था, इस तरह की ये दोबारा उठने की हिम्मत भी ना कर सके। ये बात है 1967 की, जब अरब फौजों ने इजराइल के सामने हथियार डाल दिए। इस शिकस्त के मलबे में मजलूम फलस्तीनियों की आवाज भी दब गई और अरफात ने यहीं से फैसला किया कि जंग की कमान वो खुद अब अपने हाथों में लेंगे। वो एक नए रहनुमा के तौर पर आगे आए और फिर इजराइल के खिलाफ एक नया महाज खुल गया, एक नई जंग जिसमें अरब दुनिया नहीं बल्कि खुद फलस्तीनी इजराइल के खिलाफ लड़ने का आज़्म कर रहे थे। एक ऐसी जंग जिसमें या तो मौत थी या जीत, पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान यासिर अरफात और फतेह ने गोरिल्ला हमलों को और एक्टिव कर दिया। उनके फाइटर्स ने जॉर्डन के सरहदी इलाकों में बेस बना लिया, क्योंकि वेस्ट बैंक के पास जॉर्डन ही सबसे करीब सेफ जोन था और किंग हुसैन ने शुरू में पीएलओ को और फतेह को अपने मुल्क में रहने दिया। उन्हें लगा ये इजराइल के खिलाफ एक मजबूत अरब फ्रंट बना सकते हैं। यासिर अरफात और अल फतेह के उनके साथियों ने जॉर्डनियन आर्मी के साथ मिलकर इजराइल से लड़ना शुरू कर दिया। इस बार जायनिस्टों के सामने सिर्फ अरब खून नहीं बल्कि फलस्तीनी खून था, और यहीं से इजराइल को अरफात की असैसिनेट करने की कोशिश शुरू होती है, क्योंकि इजराइलियों के ख्याल में ये बात थी कि हम अरब फौजों को तो हरा सकते हैं, लेकिन अगर खुद फलस्तीनी हथियार उठा लेंगे तो उनसे मुकाबला आसान नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अल फतेह के कई ठिकानों पर हमले किए। जॉर्डन के एक गांव जिसका नाम करामे था, वहां अल फतेह का कैंप था। इजराइल ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन यासिर और अल फतेह के लिए हार भी जीत से कम नहीं थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि अरब फौज भागने के बजाय डटकर लड़ रही थी, और फिर उसके जस्ट बाद ही हजारों फलस्तीनी अल फतेह में शामिल होने आ गए। बैटल ऑफ करामे ने यासिर को अरब दुनिया का हीरो बना दिया था, और फिर 1969 में वो पीएलओ के चेयरमैन बन गए। पीएलओ जो पहले अरब लीग की कठपुतली हुआ करता था, वो यासिर के आते ही उसके मिजाज बदल गए और पीएलओ इजराइल की आंखों का कांटा बनकर चुभने लगा, क्योंकि अरफात अब सिर्फ एक गुरिल्ला कमांडर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी रियासत के लीडर बन चुके थे जिसको दुनिया ने भुला दिया था। खैर, जिसको आज भी दुनिया ने भुला ही दिया है। और अब वो दुनिया भर में जाने लगे थे, वर्ल्ड लीडर से मिलने लगे थे और उनसे फलस्तीनी कॉज के लिए मदद ले रहे थे। उनका कैफिया अब दुनिया भर में फलस्तीनी कॉज का सिंबल बन चुका था। कहते हैं कि पीएलओ की बागडोर जब उन्होंने अपने हाथों में ली, वो सिर्फ चेयरमैन बनकर नहीं बैठे,
वो हर एक चीज खुद देखते, चाहे मीटिंग्स हो या हथियारों की खरीदारी, सब कुछ उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। एक तरह से पीएलओ उनके अंदर समा गया था। लेकिन यहाँ अगर पीएलओ और अरफात की मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। पीएलओ जॉर्डन के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करने लगी। वो जॉर्डेनियन कानून के बजाय अपने उसूलों पर चलते, टैक्स वसूलते, चेक पोस्ट चलाते और जॉर्डेनियन आर्मी को चैलेंज करते। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी मुस्लिम देश फलस्तीन को तभी तक सपोर्ट करता है जब तक उसे खुद नुकसान ना हो। जैसे ही वो देखेगा कि उसे खुद नुकसान हो रहा है, वो पीछे हट जाएगा। जॉर्डन में भी यही हुआ। जॉर्डन के किंग हुसैन ने देखा कि पीएलओ की ताकत अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन वो जॉर्डन को भी चैलेंज कर सकते हैं। सो किंग हुसैन ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि जॉर्डन से पीएलओ को खत्म कर दिया जाए। और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह एक मुस्लिम फौज ने अपने उन भाइयों पर हमला किया और हजारों को कत्ल कर दिया जो अपने घरों से निकाले जा चुके थे, जो मरते मरते भी यही ख्वाहिश रखते थे कि उनकी बदन से गिरने वाला खून भी उनके वतन की मिट्टी में समा जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो गैर जगह पर अपने ही भाइयों के हाथों मारे गए। हिस्ट्री इस वाकये को ब्लैक सितंबर के नाम से याद करती है। जॉर्डेनियन आर्मी और पीएलओ की ये जंग 1970 से 71 तक चली और आखिर में तमाम फलस्तीनी रिफ्यूजीज को जॉर्डन से निकाल दिया गया। जॉर्डन से निकलने के बाद फलस्तीनी रिफ्यूजीज का ये ग्रुप लेबनान पहुंचा और ये ग्रुप सिर्फ मुहाजिरीन का नहीं बल्कि मुजाहिदीन का था। मिडिल ईस्ट का पेरिस यानी बैरूत पीएलओ का नया हेडक्वार्टर बन गया। फलस्तीनी रिफ्यूजीज ने यहीं अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट कायम कर ली। तारीख में अरफात और पीएलओ का ये कदम खतरनाक बताया जाता है क्योंकि लेबनान पहले से ही अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था। लेबनान एक ऐसा मुल्क था जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे लेकिन हुकूमत ईसाइयों की थी। फ्रांस ने अपने फायदे के लिए हुकूमत का यही मॉड्यूल सेट किया हुआ था। असल में पहली वर्ल्ड वार के दौरान फ्रांस ने चालाकी से लेबनान को सीरिया से अलग किया और 23 साल तक वहां कब्जा रखा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हुकूमत क्रिश्चियंस को दे दी ताकि अरब दुनिया में एक देश हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। पीएलओ के आते ही हालात तेजी से बदलने लगे। जो आग सीनों में थी वो अब सड़कों पर दिखने लगी। पूरा लेबनान दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक तरफ थे ईसाई, दूसरी तरफ मुसलमान। इस सिविल वार का नुकसान आम लोगों को हुआ। जिंदगियां तबाह हुई, घर जलाए गए और कईयों को जिला वतन होना पड़ा। पीएलओ ने बैरूत को अपना मरकज बनाया। उनके कैंप्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स नहीं, वो अपना मिनी स्टेट था। अपना स्कूल, अपना हॉस्पिटल और मिलिट्री डिसिप्लिन। अरफात उन कैंप्स में रोज जाते, उनको हर फाइटर लड़के का नाम तक याद था। मगर इस नए दौर के साथ एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ, हमले और रिटेलिएशन का। 1970 में पीएलओ के कुछ ग्रुप्स ने अटेंशन खींचने के लिए हाईजैकिंग और अटैकिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ा झटका 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में लगा, जब ब्लैक सितंबर नाम के ग्रुप ने इजरायली एथलीट्स को बंदी बना लिया। 9 इजरायली प्लेयर्स और 2 फलस्तीनी अटैकर्स मारे गए। पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। वेस्टर्न मीडिया ने कहा टेररिज्म हैज एंटर्ड द ओलंपिक्स। अरफात ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आज भी ये हमला उन्हीं से जोड़ा जाता है। अरफात इन सबसे अलग लेबनान में मशरूफ रहे। लेबनान में पीएलओ की मौजूदगी से जहां मुस्लिम दुनिया को कई फायदे पहुंचे, वहीं नुकसान भी बहुत ज्यादा थे। पीएलओ ने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, उनके बेसिस पर मुख्तलिफ देशों के लोग ट्रेनिंग लेते, जिनमें ईरान के रेवोल्यूशनरीज भी शामिल थे, जो पीएलओ से ट्रेनिंग लेते फिर ईरान जाकर वहां शाह के खिलाफ लड़ते। पीएलओ ही वजह है कि आज हिजबुल्लाह इतनी मजबूती से लेबनान में खड़ा है और अभी भी लड़ रहा है। लेकिन पीएलओ के लिए लेबनान में रहना कोई आसान नहीं था। हर तरफ उन पर हमले हो रहे थे। वहाँ की गवर्नमेंट उनको मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ के क्रिश्चियन ग्रुप उनको लेबनान से बाहर धकेल देना चाहते थे और इन सब के बीच उनका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि पीएलओ को जड़ से उखाड़ दिया जाए और अरफात को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन अरफात डरे नहीं, वो डटे रहे। उन्होंने छिपने के बजाय दुनिया के सामने रहने का फैसला किया और फलस्तीन को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया। 1974 में अरफात को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बोलने के लिए बुलाया गया। इस स्पीच के बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। इस स्पीच से वो दुनिया को बता देना चाहते थे कि हम जंग करने वाले लोग नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाए, हमें हमारे हक की जमीन से यूं ही दूर रखा जाए, तो हम हथियार उठाएंगे और इस तरह उठाएंगे कि दुश्मन हैरान और परेशान हो जाए। अरफात की इस स्पीच ने उनके साथ साथ पीएलओ को भी दुनिया भर में फेमस कर दिया और पीएलओ को आलमी सतह पर एक कानूनी हैसियत मिल गई। लेबनान में यासिर अरफात का कयाम आसान नहीं था। एक तरफ सिविल वार थी जिसमें क्रिश्चियन ग्रुप उनके खून के प्यासे थे, दूसरी तरफ इजराइल की पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही थी। आर्मी के साथ साथ मोसाद ने भी उनको असैसिनेट करने की कई कोशिश की। इसलिए अरफात कभी एक जगह नहीं रुकते, ना एक कार से सफर करते, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें कार में बम से उड़ा देने की ही कोशिश हुई। लेकिन टाइट सिक्योरिटी और कार बदलने की वजह से मोसाद की सारी कोशिशें नाकाम हुई। फिर आया साल 1982 जब 3 जून को लंदन में इजरायली डिप्लोमेट शोल्मो अर्गोव पर हमला हुआ। पीएलओ का कोई कनेक्शन नहीं था, ये अबू निदाल ग्रुप का काम था जो 1974 में अरफात से अलग हो गया था। अबू निदाल ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन आईडीएफ और उस वक्त के इजरायली डिफेंस मिनिस्टर एरियल शोरॉन को मौका मिल गया। उन्होंने पीएलओ पर इल्जाम लगाया और लेबनान पर हमला कर दिया। मकसद था पीएलओ को जड़ से उखाड़ देना। इजराइल ने इसे ऑपरेशन पीस फॉर गलीली का नाम दिया। आईडीएफ पावरफुल थी, उन्होंने वेस्टर्न बैरूत को चारों तरफ से घेर लिया। 2 महीने तक शदीद बमबारी हुई। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद एग्रीमेंट हुआ और नतीजा ये निकला, अरफात और पीएलओ को एक बार फिर मुल्क बदर होना होगा। If this was a sad day for Yasser Arafat, he wasn't going to let it show. Before leaving, he went to say his farewells to his most valued friends, and the people of West Beirut came to say goodbye to him. He boarded the Greek vessel Atlantis bound for Athens, where he's expected to stay for a few days only. Then he will go on to Tunisia, where many of his fighters are already, and where he'll establish his new political headquarters.
وہ عرفات کا لبنان میں آخری دن تھا۔ بیروت کی گلیاں عرفات کے نام سے گونج رہی تھی، لوگ اپنے لیڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر موساد کے جاسوس پوری طرح کوشش میں تھے کہ یاسر عرفات کو آج ختم کر دینا ہے۔ عرفات کے ساتھی ان کو پبلک میں جانے سے روک رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا اسرائیل آج اپنی آخری کوشش ضرور کرے گا، لیکن عرفات کا کہنا تھا میں پبلک کے بیچ سے جاؤں گا، موت کے ڈر سے میں اپنے لوگوں سے چھپ نہیں سکتا۔ 6 گاڑیوں کو چیک کیا گیا اور ہری جھنڈی دے دی گئی۔ عرفات کس کار میں بیٹھیں گے یہ انہی پر تھا۔ عرفات آگے آئے اور ایک مرسیڈیز میں بیٹھ گئے، لیکن ٹرانسمیٹر پر آواز آئی عرفات کو دوسری گاڑی میں لے جایا جائے۔ اصل میں جس کار میں وہ بیٹھے تھے اس میں میگنیٹک بم تھا، بم کو ڈسارم کیا گیا اور اس طرح یاسر عرفات کو مارنے کی اسرائیل کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی اور وہ اپنی وہی مسکراہٹ لیے لوگوں سے ملتے جلتے بیروت سے نکل گئے جو ان کی پہچان تھی۔ عرفات نیول شپ سے تونیشیا آ گئے، یہ ان کے لیے بہت کٹھن وقت تھا۔ وہ اپنے وطن سے اور دور ہو رہے تھے، اتنی دور کہ وہاں سے ویرود بھی مشکل تھا۔ انہیں فلسطین سے irrelevant کر دیا گیا تھا، مسٹر فلسطین ہوتے ہوئے بھی ایک ٹکڑا تک ان کے پاس نہیں تھا۔ تونیشیا جا کر بھی عرفات کی زندگی آرام دہ نہیں ہوئی، اسرائیل نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 1985 میں اسرائیلی ایئر فورس نے ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا، درجنوں لوگ مارے گئے، لیکن عرفات پھر سے بال بال بچ گئے۔ تونیشیا میں رہتے عرفات نے فلسطینی کاز کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسرائیل سے اتنی دور ہونے کی وجہ سے وہ اسرائیل سے ڈائریکٹ بھیڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے کور آئیڈیاز پر کام نہیں کر پا رہے تھے جس میں اسرائیل سے ڈائریکٹ جنگ تھی۔ انہی دنوں غزہ میں ایک واقعہ ہوا جس نے عرفات اور پوری دنیا کو ہلا دیا۔ 8 ستمبر 1987 کو ایک اسرائیلی آرمی ٹرک نے فلسطینی مزدوروں کی 2 گاڑیوں کو کچل دیا، 4 سویلینز مارے گئے۔ اسرائیل نے اسے حادثہ کہا، لیکن غزہ کے لوگ جو 1967 سے ظلم سہ رہے تھے اسے جان بوجھ کر کیا گیا حملہ سمجھا۔ ان سویلینز کے جنازے میں ایک ہجوم تھا، غم غصے میں تبدیل ہو گیا، نعروں کی آواز آئی اور لوگوں نے پتھر اٹھا لیے۔ وہ قریبی اسرائیلی آرمی چوک کی طرف بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شدید پتھراؤ ہونے لگا۔ اسرائیلی آرمی کہاں بھلا چپ بیٹھنے والی تھی، انہوں نے جواب میں گولیاں داغنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ جب ہلاکت اور تباہی کی یہ کہانی غزہ کے دوسرے حصوں تک پہنچی تو لوگ اور غصے میں آ گئے اور جگہ جگہ پر وائلنٹ پروٹیسٹ ہونے لگے۔ یہ ایک چین ریئیکشن تھا جو پورے غزہ میں پھیل گیا اور دنیا اس کو فرسٹ انتفاضہ کے نام سے جانتی ہے۔ انتفاضہ کے بعد غزہ کے حالات بدل گئے۔ عرفات نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور بطور لیڈر انتفاضہ میں شامل ہو گئے۔ وہ پمپلیٹ کے ذریعے گائیڈ کرنے لگے، کب کہاں پتھراؤ کرنا ہے، سرکار کی کس مشینری کو نشانہ بنانا ہے، کب پروٹیسٹ کرنا ہے۔ ان کی پارٹی فتح کے گروپ سے یہ کام کر رہے تھے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک عوامی بغاوت جو شاید ختم ہو جاتی آرگنائزڈ ہو گئی اور اسرائیل کے خلاف ایک ہتھیار کا کام کرنے لگی، اور یہ سب کنٹرول کر رہے تھے غزہ سے بہت دور بیٹھے تونس میں یاسر عرفات کو موقع مل گیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر اب بات چیت کریں، کیونکہ دنیا کو انہوں نے دکھا دیا تھا کہ وہی ایک اکلوتے شخص ہیں جو اس انتفاضہ کو روک سکتے ہیں۔ انتفاضہ کے دباؤ اور امریکی شرطوں کی وجہ سے عرفات نے زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا۔ جنیوا میں انہوں نے وہ الفاظ کہے جس پر کسی کو یقین نہیں ہوا۔ I repeat for the record that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. All forms of terrorism. انہوں نے کہا ہم دہشت گردی کی نندا کرتے ہیں اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہسٹوریکل بدلاؤ تھا، گوریلا لیڈر اب شانتی کی بات چیت کے لیے تیار تھا۔ عرفات کے اس فیصلے کی وجہ شاید 1985 کی ہائی جیکنگ تھی۔ پی ایل او کے ایک الگ ہوئے گروپ نے اٹالین کروز شپ پر قبضہ کر لیا، ایک امریکن پیسنجر کو اس لیے گولی مار دی کیونکہ وہ ایک یہودی تھا۔ پوری دنیا عرفات کے خلاف ہو گئی، امریکہ نے پی ایل او کو ایک آتنکوادی آرگنائزیشن گھوشت کر دیا۔ عرفات نے فوراً کہا ہمارا اس اٹیک سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر شک انہی پر کیا گیا۔ عرفات سمجھ چکے تھے کہ لڑائی اب جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ڈپلومیسی کے منچ پر بھی لڑنی ہوگی، لیکن اس ڈپلومیسی کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ فلسطینی عوام خاص طور سے غزہ کے لوگ عرفات سے بددل ہونے لگے اور انتفاضہ جو اب حماس میں بدل چکا تھا وہ بھی عرفات کے خلاف ہو گیا۔ عرفات کو اس بیان کی وجہ سے غدار تک کہا گیا، لیکن یہی بیان وجہ تھی کہ اسرائیل اور پی ایل او ایک نیگوسیشن ٹیبل پر آ گئے۔ 1991 میں پہلی بار اسرائیلی اور فلسطینی آمنے سامنے بیٹھے، حالانکہ یہ میٹنگ ناکام رہی لیکن تاریخ نے نیا موڑ لے لیا تھا۔ وہ دو دشمن جو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ جب یہ میٹنگ ناکام ہوئی اسی وقت اوسلو میں ایک خفیہ میٹنگ چل رہی تھی جس میں اسرائیلی اسپیشلسٹ اور پی ایل او کے آفیسرز آمنے سامنے تھے۔ اس میں عرفات اور یزاک رابن شامل تھے جو اس وقت اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے اور جن کو 1994 میں عرفات کے ساتھ نوبل پیس پرائز ملا تھا۔ بہرحال مہینوں کی خفیہ ملاقات کے بعد دونوں پارٹیاں ایک نتیجے پر پہنچ گئیں۔ I'm very pleased that our government has finally decided to talk directly with you. یہی اوسلو اکارڈ کے نام سے مشہور ہوا، جس میں قرار پایا کہ پی ایل او اسرائیل کو تسلیم کرے گی اور بدلے میں اسرائیل نے پی ایل او کو فلسطین کی واحد نمائندہ باڈی مانا۔ فلسطینی اتھارٹی کا قیام ہوا جو غزہ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول سنبھالے گی اور 5 سال کے وقت میں اسرائیل کو غزہ اور ویسٹ بینک سے اپنی آرمی کو نکالنا تھا۔ اوسلو اکارڈ کی وجہ سے عرفات کو بہت تنقید جھیلنی پڑی، حماس نے انہیں غدار تک کہا، لیکن اسی اکارڈ کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اپنے وطن واپس لوٹے۔ 27 سال کی ملک بدی کے بعد جولائی 1994 میں وہ غزہ میں داخل ہوئے۔ اس مرتبہ وہ ایک عام سٹیزن کے طور پر نہیں بلکہ سربراہ
सरबराह के तौर पर वापस आए। 1996 में इलेक्शन हुआ और वो भारी वोटों से जीतकर सदर बने। ओस्लो अकॉर्ड अरफात को भले ही फलस्तीन वापस ले आया, लेकिन उसकी वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी। हमास, जो कि एक कट्टर ग्रुप था, उसने अपने हमलों को और तेज कर दिया और अरफात की हुकूमत और ओस्लो अकॉर्ड दोनों को मानने से साफ मना कर दिया। 1995 में इजिप्ट में ओस्लो अकॉर्ड 2 का एक्सटेंशन हुआ। इससे गाजा और वेस्ट बैंक का ज्यादा हिस्सा फलस्तीन अथॉरिटी में शामिल हो गया। लेकिन अकॉर्ड का 2 ही महीने हुए थे कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर इज़ाक राबिन को असैसिनेट कर दिया गया। उन्हें एक कट्टरपंथी इजरायली यहूदी ने अमन समझौता करने के लिए गोली मार दी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर राबिन के मरने के बाद राइट विंग का कट्टर नेता बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आया। उसने पावर में आते ही ओस्लो अकॉर्ड को मानने से साफ मना कर दिया और फलस्तीनियों की बस्तियों को उजाड़ कर इल्लीगल सेटलमेंट बनाना और तेज कर दिया। सन 2000 में एक बार फिर कोशिश हुई कि दोनों पार्टियां किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएं, लेकिन अरफात ने मानने से साफ मना कर दिया और टेबल छोड़कर हट गए। कुछ दिनों बाद एरियल शोरॉन ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे ज्यादा पाक जगह है। ये वही एरियल शोरॉन है जो लेबनान में यासिर अरफात के खून का प्यासा था। शेरॉन के इस दौरे ने फलस्तीनियों के दिल के आग में घी का काम किया और इंतिफादा दोबारा शुरू हो गया, लेकिन इस बार ये और खतरनाक था। बात सिर्फ पत्थर तक नहीं, हथियार तक पहुंच चुकी थी। खुदकश हमले हुए और अमन की बातें दूर जा सोई। यासिर अरफात पर इजराइल ने इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। वो हमेशा एक गुरीला थे, लेकिन अरफात ने इन हमलों से खुद को अलग कर लिया। इस इंतिफादा के बदले में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर 2002 में दोबारा कब्जा कर लिया और अरफात, जिनको अब इजराइल इर्रेलेवेंट मान रही थी, उनको उन्हीं के हेडक्वार्टर में नजरबंद कर दिया गया। वो शख्स जो पूरी दुनिया घूमता था आज कैद था। अरब के इस हीरो को दुनिया से इर्रेलेवेंट कर दिया गया था। मौत तक वो उसी जगह नजरबंद रहे। उनकी मौत भी सादा नहीं थी। फलस्तीनियों को मानना है कि उनको जहर दिया गया था, जबकि इजराइल इस बात को सिरे से इनकार करता आया है। हुआ ये था कि कैद के दौरान ही अचानक से उनकी हालत शदीद खराब हुई और उनको पेरिस ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और तारीख का ये सितारा 11 नवंबर 2004 को इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस तरह से गया कि ना उसको मौत अपनी मिट्टी पर नसीब हुई और ना ही उनको वहाँ कब्र मिली जहाँ वो चाहते थे। वो चाहते थे कि जेरूसलम में उनको दफनाया जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश को नहीं माना गया और कायरो में उनकी नमाज़े जनाजा के बाद रमल्ला में उनको दफन कर दिया गया। अरफात इस दुनिया से इस तरह गए कि ना उन्हें मौत अपनी मिट्टी पर नसीब हुई, ना ही वो फलस्तीन को आज़ाद देख सके, लेकिन उनका नाम, उनकी कोशिश, उनकी आज़ादी का जज्बा आज भी जिंदा है। कोई उन्हें हीरो कहता है, कोई आतंकवादी, कोई उन्हें आज़ादी का सिपाही समझता है तो कोई गद्दार, लेकिन एक बात साफ है, यासिर अरफात ने फलस्तीन को एक आवाज़ दी, एक पहचान दी, दुनिया के सामने एक मुद्दा रखा। चाहे वो जैतून की शाख लेकर आए या बंदूक, उनका मैसेज साफ था, हम यहाँ हैं, हम थे और हम रहेंगे। और आज जब गाजा में फिर से खून बह रहा है, जब फलस्तीनी फिर से जंग लड़ रहे हैं, तब यासिर अरफात की आवाज़ गूंजती है, मेरी जैतून की शाख को गिरने मत देना। लेकिन दुनिया ने वो शाख गिरा दी और अब सिर्फ बंदूक बची है। ये थी यासिर अरफात की कहानी, एक आग का सफर, एक जुनून की दास्तां, जो शुरू हुई कायरो से और खत्म हुई रमल्ला में। We are human beings. We have to live as other people are living in our independent states.